साथियों नमस्कार। आज मैथमेटिक्स में घात और घातांक के बारे में जानेंगे। मैं हूं लुमश कुमार ध्रुव, पूर्व माध्यमिक शाला खोदागांव, जिला कांकेर। तो आइए चलते हैं घात और घातांक के बारे में जानेंगे। तो देखें कि घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी, घात क्या है, घातांक के नियम एवं घातांक से संबंधित सवाल के बारे में आज हम इस स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले हम घातांक के बारे में जानें, एक पहेली पूछते हैं। एक राजा थे, वह शतरंज खेलने के बहुत ही शौकीन थे, उन्हें बहुत ही प्रिय था। एक दिन उन्हें पता चला कि शतरंज का आविष्कार हमारे भारत देश के किसी एक विद्वान पुरुष ने किया था और उन्होंने उस विद्वान पुरुष को अपने राज्य में बुलाया तथा वहाँ पर उस युवक का आदर सत्कार कर उन्होंने एक इनाम भी दिया और उन्होंने उस युवक से पूछा, उस विद्वान पुरुष से पूछा कि कहिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो उस विद्वान पुरुष ने कहा कि मैं और कुछ नहीं मांगूंगा कि शतरंज के खाने में जितने भी खाने हैं उन खानों में मुझे गेहूं के दाने चाहिए। एक खाने में एक दाने, तो अगले खाने में 2, फिर अगले खाने में 4। इसी तरह से हर बार दुगुना बढ़ता जाएगा। ठीक इसी तरह से पूरे 64 खाने में मुझे गेहूं के दाने चाहिए। सुनकर राजा क्रोधित हुए। बस इतनी सी बात। जब उन्हें पता चला कि वो शतरंज के खाने में जो 64 खाने हैं उनमें एक एक खानों में एक दाना, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से पूरे 64 खाने में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पूरे विश्व भर में जो गेहूं लगाते हैं ये इतने दाने आ ही नहीं सकते। जानिए, देखें जी, इसका आंसर है आपके राइट साइड में ऊपर में जो दिया हुआ है वो इसका आंसर है। जी हाँ, इस संख्या को हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जी देखिए कि पहले घर में दाना 1, तो दूसरे घर में दाना 2, तीसरे घर में दाना 2 गुणित 2, चौथे घर में दाने 2 गुणित 2 गुणित 2। इसी तरह से हर बार हर घर में गुणा 2 करते जाएगा और ठीक इसी तरह से 64वें घर में दाने जो होंगे 2 का गुणा 63 बार होगा। आइए चलते हैं हम, घात क्या है। जी हाँ, 2 का घात 9, जिसमें 2 आधार है और 9 घात है। आप जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 15 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, अर्थात 15 गुणित 10 का घात 7। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। जी हाँ, हम यहाँ देख सकते हैं 3 गुणा 3 बराबर 3 का घात 2। ठीक इसी तरह से अगर 2 का गुणा हम 7 बार करें तो 2 का घात हम 7 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से 5 का गुणा हम 4 बार करें, अर्थात 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हम लिखेंगे 5 का घात 4। ठीक इसी तरह से अगर 10 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो हम 10 का घात क्या लिखेंगे, 10 का घात 5। ठीक इसी तरह से अगर कोई भी राशि अज्ञात राशि दी हुई हो, जो m का हम जितनी बार भी गुणा करेंगे हम उतनी बार का उसका घात लगाएंगे। अर्थात यहाँ पर हम m का हम 9 बार गुणा किए तो हमने m का घात कितना लगाया, 9। ठीक इसी तरह से अगर हम 2 का गुणा हम 63 बार करते हैं तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 63। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर जानेंगे घातांक की अवधारणा। जी हाँ, घातांक जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिसेस, किसी संख्या का उसी में जितनी बार गुणा करते हैं उतने को उस संख्या की घात कहते हैं और उस संख्या को आधार कहते हैं। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 5 का घात 4। 5 का 5 पे 4 बार गुणा किया गया है, इसलिए 5 आधार और 4 उसकी घात या घातांक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, इस स्लाइड पे हम देखते हैं
क्या आप बता सकते हैं कि 5 का घात 3 अर्थात 5 का घन का क्या अर्थ है? 5 का अर्थ है कि 5 का स्वयं से 3 बार गुणा किया जाना अर्थात 5 का घात 3। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर, इसको हम सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 125। अर्थात 5 का घात 3 में आधार और घातांक। जी हाँ, हम यह कह सकते हैं कि 125 संख्या 5 की तीसरी घात है। इसी प्रकार 2 की घात 5 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात अगर हम इसे सरल करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आता है 32, जो कि 2 की 5वीं घात है, जिसमें आधार 2 है और घातांक 5। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम बड़ी संख्याओं को घातांकों के रूप में प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने संख्या दी हुई है 10,000। 10,000 को हम घातांक के रूप में लिखना चाहें तो पहले हम देखते हैं कि 10 का कितनी बार गुणा होता है। जी हाँ, 10 का 4 बार गुणा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 10 का घात 4। यहाँ पर 10 आधार है और 4 घातांक कहलाता है। तो 10 का घात 4 को 10 के ऊपर घात 4 या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं 10 का घात 4 को 10,000 का घातांकीय रूप अर्थात एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। सॉरी, एक्सपोनेंशियल नहीं कहेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम जानते हैं कि घातांक में संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं। जैसे कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अगर हम उसे मीटर में परिवर्तित करें किलोमीटर को, तो हम कैसे परिवर्तित करेंगे? हम उसे अगर मीटर में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर, हम इसे घातांक के रूप में लिखेंगे 10 का घात 3 मीटर। ठीक इसी तरह से अगर 1 हेक्टोमीटर आता है तो उसे हम 100 मीटर कहते हैं, तो उसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? 10 का घात 2 मीटर। ठीक इसी तरह से 1 डेकामीटर दिया हुआ है जो कि 10 मीटर के बराबर होता है, और इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो 10 का घात 1 मीटर। ठीक इसी तरह से अगर 1 मीटर दिया हुआ है जो कि 1 मीटर ही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? 10 का घात 0। जी हाँ, अगर हम इसे जानेंगे तो आगे आने वाली स्लाइड में इसके बारे में समझेंगे कि किसी का भी घात अगर 0 हो तो क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ, ध्यान देंगे। a का घात 5 बराबर a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, अर्थात a का 5 बार गुणा। ठीक इसी तरह से दूसरे पे देखते हैं हम 3 का घात 6 दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 3 का 6 बार गुणा। ठीक इसी तरह से अगर हम 5 का घात 5 करेंगे तो हम इसे 5 को 5 बार गुणा करेंगे। ध्यान देंगे। जी हाँ, हमने यहाँ पर क्या किया? 5 का 5 बार गुणा किया। ठीक इसी तरह से बाकी सवालों को भी हम, जैसे r का घात 7 है तो हम r का 7 बार गुणा करेंगे। ठीक इसी तरह से 2 का घात m दिया हुआ है तो हम इसे 2 को अज्ञात राशि जो m दी हुई है हम m बार गुणा कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। रूल्स ऑफ इंडिसेस अर्थात घातांक के नियम। घात के नियम, पहला नियम जो कहता है x का घात m गुणा x का घात n बराबर x का घात m धन n। जी हाँ, यह एक सूत्र है जिसमें अगर आधार समान हो जबकि उसके घातांक असमान हो तो उस स्थिति में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं का या दो घातांकी संख्याओं का गुणा हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है तथा उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आगे देखते हैं इसी नियम से a का घात m गुणा a का घात n बराबर a का घात m धन n।
या हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं 1 का घात 5 गुणा 1 का घात 3 बराबर 1 का घात 5 धन 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि घातांक यहाँ जुड़ गए हैं आपस में, तो 1 का घात 8 हो गया। या हम कह सकते हैं 1 का गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a। तो हम यहाँ पर 1 का घात 5 और 1 का घात 3, तो यहाँ आपस में जोड़ देते कितना हो जाता है 1 का घात 8। अर्थात यदि गुणनफल की क्रिया में आधार समान हो तो सभी घातों का योगफल याद करके उसे एक आधार की घात के रूप में लिख देते हैं। आगे चलते हैं दूसरे नियम पर। a का घात m बटा a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। जी हाँ, यहाँ पर दो समान आधार वाली घातांकीय राशि अगर एक दूसरे को भाग देते हैं तो यहाँ पर घातांक बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि दो घाती या घातांकीय संख्याओं के आधार समान हो तो भाग की स्थिति हो तो घात आपस में घट जाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। उदाहरण में हम देखेंगे a का घात 5 भागित a का घात 3 बराबर a का घात 5 ऋण 3। अर्थात इस उत्तर में दिया हुआ है कि घातांक आपस में घट गए हैं, अर्थात a का घात 2। ठीक इसी तरह से हम अगर इसका अवस्थित रूप में देखें a गुणा a गुणा a गुणा a बटा a गुणा a गुणा a, यहाँ पर देख सकते हैं ये a कट गया, ये a कट गया, ये भी कट गया, बच गया 1 गुणा a। अर्थात हम लिख सकते हैं a का 2 बार गुणा या a का घात 2। अर्थात यदि भाग की क्रिया में आधार समान हो तो भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को घटाकर प्राप्त संख्या को आधार की घात लिखते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर हमारे सामने कोई संख्या दी हुई है 5 का घात 6 दी हुई है और उसमें भाग देते हैं 5 का घात 2 से, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 5 का घात 6 ऋण 2 अर्थात घातांक जो भाज्य होता है उससे भाजक घट जाती है, तब इसका उत्तर आएगा 5 का घात 4। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। नियम 3, x घात n और उनका घात m, अर्थात यहाँ पर x घात n गुणा m। जी हाँ, स्याही चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ दी हुई है अगर x घात n और उन सभी का घात अगर m दिया हुआ हो तो जो घातांक के उस पार से कोष्टक के उस पार जो दिया हुआ संख्या है या घातांक का संख्या है उससे पहले घातांक से गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पष्ट है कि घात की घात वाली राशियों को सरल करने पर घातों को आपस में गुणा कर दिया जाता है या गुणा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इसी नियम के साथ। x घात m उन सब का घात n बराबर a का घात m ऋण n। जी हाँ, a का घात m उन सब का घात n बराबर हम यहाँ देख सकते हैं कि a का घात m n। अगर किसी घात वाली संख्या पुनः घात किया गया हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। उदाहरण के लिए y का घात 2 और सबका घात 6, तब ऐसी स्थिति में y का घात 2 गुणा 6 हो जाता है, अर्थात घातांक गुणा हो जाते हैं। 6 दूनी 12 जो कि y का घातांक है। ठीक इसी तरह से अगर कोई संख्या घात के साथ कोष्टक में होती है एवं कोष्टक के बाहर भी कोई घात होती है तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। गुणा होने के बाद जो घात आती है वही घात उस संख्या की घात होती है। फिर हम उस संख्या को उतनी बार गुणा करके उसका हल निकालते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है 2 का घात 2 और उनकी घात 3 बराबर, यहाँ पर घातांक को गुणा कर दिया गया है तो 2 तिया 6 अर्थात 2 का घात 6।
और इसको हम हल करते हैं तो 2 का 6 बार गुणा तो 64 उत्तर आता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास संख्या 2 थी जिसकी घात 2 थी एवं कोष्टक के बाहर 3 घात थी, तो 2 एवं 3 का घात का गुणा हो जाता है जिससे घात 6 हो गई। इससे 2 को 6 बार गुणा किया गया जिससे हमारे पास 64 आया। इसी नियम पे अगर और कोई घातांक जुड़ जाते हैं आगे, जैसे कि a का घात m, उनका घात n, उन सब का घात l दिया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में a का घात m गुणा n गुणा l हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है 3 का घात 2, उनका घात 5, उन सब का घात 4 दिया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में 3 का घात 2 गुणा 5 गुणा 4, तब हम इस आपस में गुणा करते हैं घातांकों को, तो 2 पंचे 10 चौक 40, अर्थात 3 का घात 40। अर्थात घात की भी घात बनती जा रही हो तो सभी घातों का आपस में गुणा कर देते हैं और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को आधार की घात लिखते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं अगले नियम पर। नियम 4 गुणित 7, अब उनका घात 35, तब ऐसी स्थिति में जो घातांक है, जो भी यहाँ पर गुणक हैं या फिर जिसका भी गुणा किया जा रहा उनमें घातांक चले जाते हैं। जैसे कि एक p का घातांक m है, तो यहाँ पर स्थिति ये आ जाती है a का घात m, b का घात m। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 का घात 35 गुणा 7 का घात 35। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। समान घात और भिन्न भिन्न आधार का गुणा। क्या आप 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 3 को सरल कर सकते हैं? ध्यान दीजिए कि यहाँ दोनों पदों 2 का घात 3 और 3 के घात 3 के आधार भिन्न भिन्न हैं, परंतु इसके घातांक समान हैं। पर ऐसी स्थिति में क्या होता है देखते हैं। 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 3, अर्थात 2 गुणा 3 और पूरे का घातांक 3, तो ये हो जाता है 6 का घात 3। यहाँ हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि शून्येतर पूर्णांक a और b के लिए ये होता है कि a का घात m गुणा b का घात m बराबर ab का पूरे का घातांक m, जहाँ m एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर उसी नियम चौथे नियम का हम विस्तृत रूप से देख सकते हैं। अगर और भी संख्या बढ़ा दी जाए तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे कि a गुणा b गुणा c गुणा d, उन सभी का घातांक m, तब ऐसी स्थिति में जो घातांक है सभी में चले जाते हैं। जैसे a का घात m गुणा b का घात m गुणा c का घात m गुणा d का घात m। जैसे कि 2 गुणित 7 गुणित 11, उन सब का घातांक 3। ऐसी स्थिति में 2 का घात 3, 7 का घात 3, 11 का घात 3, अर्थात कई पदों की कोई संयुक्त घात ही प्रत्येक पद की अलग अलग घात होती है। एक दूसरा उदाहरण के लिए x गुणा y गुणा z का घात पूरे का घातांक 5 है, तब x का घात 5 गुणा y का घात 5 गुणा z का घात 5 हो जाएगा। यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या हो और ऐसी स्थिति में अगर किसी का घातांक m हो, 5/4 का घात m हो, तब ऐसी स्थिति में 5/4 देखते हैं, 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4 गुणा m बार है नहीं, अर्थात 5 का m बार गुणा और 4 का m बार गुणा। तो हम कह सकते हैं 5 का घात m बटे 4 का घात m। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नियम 5, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे कि अगर हम 2 का घात 0 करें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे इसकी जगह आपका 245 भी हो जाए, अब इसका मान अगर हम निकालते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात p एक पूर्णांक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। शून्य घातांक वाली संख्या है। जहाँ तक हमने देखा कि 10 का घात 0 बराबर 1,
ठीक 15 का घात 0 बराबर 1, 100 का घात 0 बराबर 1, 60 घात 0 बराबर, अर्थात किसी भी संख्या या फिर कोई भी शून्यतर पूर्णांक हो उसका घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घात 0 का मान हो तो हमेशा उसका 1 हो जाता है। यहाँ कुछ विस्तृत रूप से देख सकते हैं हम, a का घात 3 भागित a का घात 3 बराबर a का घात 3 ऋण 3। तब यहाँ पर 3 में 3 घट जाते हैं तो कितना हो जाता है बच्चों, a का घात 0 बराबर क्या आ जाएगा मान 1। या फिर कह सकते हैं a गुणा a अर्थात a का 3 बार गुणा बटा a का 3 बार गुणा। हम इसे आपस में भाग देते हैं इसे, तब आखिरी में आंसर क्या आता है हमारा, 1/1, ठीक बराबर 1। अंश व हर में समान संख्याएं हैं अतः प्रतिफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। शून्य घातांक वाली संख्याएं, क्या आप बता सकते हैं कि 3 की घात 5 बटे 3 का घात 5 किसके बराबर है? जी हाँ, 3 का हमने यहाँ पर किया है 5 बार गुणा किया हुआ है। ठीक इसी तरह उसके बटे में हर में देखेंगे 3 का घात 5 बार गुणा किया है, तब ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये कट जाते हैं, तब उत्तर आता है हमारा a। तो घातांकों का नियम का प्रयोग करते हुए 3 का घात 5 बटे 3 का घात 5 या 3 का घात 5 भागे 3 का घात 5 बराबर 3 का घात 5 ऋण 5। तो ये आ गया आंसर हमारा 3 का घात 0 और 3 का घात 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1। नियम 6, 1/a का घात m बराबर a का घात ऋण m। ठीक इसका विपरीत, अगर a का घात ऋण m दी हुई हो, जी हाँ, अगर 1/a का घात ऋण m दी हुई हो तो ये अंश पे जाकर कितना हो जाएगा, a का घात m, अर्थात ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं अंश को हर तथा हर को अंश बनाने से घातों के चिन्ह भी परिवर्तित हो जाते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर हम 1/2 का घात अगर हम 3 लेते हैं तो ये इस हर को हम अंश बनाएंगे तो इसका मान, इसके घातांक का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें 1/3 का घात ऋण 2 दिया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, 3 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो ऋणात्मक वाली जो घातांक संख्या थी वह अंश में आने के बाद वो धनात्मक वाली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नियम 6 के अनुसार से a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है 2 का घात ऋण 3 बराबर 1/2 का घात 3 बराबर कह सकते हैं कि 2 का 3 बार गुणा में 8 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/8। अर्थात घात का चिन्ह बदलने के लिए पूरे पद को आधार सहित घात या 1 का बटा के रूप में लिखते हैं। ठीक, अगर और दूसरी उदाहरण देखते हैं हम, अगर हम लिखते हैं 10 का घात ऋण 5 तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 1/10 का घात 5 और 10 का 5 बार गुणा कितना हो जाता है, 1/, अब यहाँ पर 5 जीरो लिख दीजिएगा, कितना कहेंगे हम इसको, 1/1 लाख। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, हमने पिछले स्लाइड पर पढ़ा, a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m और 1/a का घात ऋण m बराबर a का घात m। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं, अगर 4 का घात ऋण 6 हो तो 1 के बटे में चला जाता है और धनात्मक हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर 4 का घात ऋण 6 हो तो वो अंश में जाकर वो इसका घातांक धनात्मक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ वही उदाहरण, 3 का घात ऋण 3 बराबर 1/3 का घात 3 अर्थात
1/27। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आपने देखा कि 3 संख्या की घात 3 है, अर्थात ये जो 3 का घातांक क्या है, 3 है, लेकिन वह क्या है, ऋणात्मक है। हम यह भी जानते हैं कि जब ऋणात्मक घात होती है तो वह 1 के भाग में चली जाती है, अर्थात 1 के भाग में चली जाती है, लेकिन उसकी घातांक क्या हो जाती है बच्चों, धनात्मक हो जाती है। तब ये कह सकते हैं 1/3 का घात 3। यदि हमारे पास इकाई से भी छोटी संख्याएं हैं तो उसे हम किस रूप में लिखेंगे। हम इस पैटर्न को देखते हैं। जैसे कि 1 डेसीमीटर लिखा हुआ है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/10 मीटर, अर्थात वो 1 मीटर से छोटी होती है, तो उसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे 10 का घात 1 मीटर। ठीक 1 सेंटीमीटर दी हुई है तो 1/100 मीटर, अर्थात 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है ना। जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर है नहीं, हम इसे डे में कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100 सेंटीमीटर हैं, तो इसे हम 100 से में कर देते हैं, है ना। तो उसको उल्टा कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। उसे घातांक के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 का घात 2 मीटर, है ना। तो ठीक इसी तरह से 1 मिलीमीटर का देखेंगे तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/1000 मीटर होगा। और इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 10 का घात 3 मीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नियम 7 ध्यान देंगे, a/b का घात n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, a/b का घात n दिया हुआ है, तो उसका मान क्या हो जाता है, b/a का घात n। अर्थात यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें, जी हाँ, भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें तो उसकी घात का चिन्ह उल्टा हो जाता है। जी हाँ, ये जो घातांक दिख रहा है आप लोगों को, ये जो ऋण n दिया हुआ है, यहाँ पर धनात्मक हो गया, उल्टा हो गया, पहले ऋण था अब वो धन हो गया है। और देखिए साथ में a/b था, अब यहाँ पर उसके मान में क्या हो गया, b/a हो गया। ठीक इसी तरह से उदाहरण में देखेंगे हम कि 3/5 का घात 2 दिया हुआ है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, ये जो अंश बटे हर है वो विपरीत उल्टा हो जाएगा, अर्थात 5/3 हो जाएगा। और उसका जो घातांक है पहले ऋणात्मक था, अब वो क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा वो। पुनः विचार करते हैं सूत्र पर, a/b का घात m, तो ये हो जाएगा a का घात m बटा b का घात m बराबर b/m बटा a का घात m, b का घात m बटा a का घात m बराबर ये हो जाएगा b/a का पूरे का घात m हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि a/b का घात m बराबर b/a का घात m। यहाँ a और b पूर्णांक है, लेकिन a का घात 0 नहीं और b का घात 0 नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। यहाँ पर कुछ ऋणात्मक घातांकों से छुटकारा पाने के लिए कुछ दिए हुए हैं, जी हाँ, हम उसे पढ़ते हैं। आपका वास्ता 2 का घात 4/3 का घात 7 जैसे भिन्नों से पढ़ सकता है, जिसके अंश व हर ऋणात्मक घातांक हो। ऐसे भिन्नों को धनात्मक घातांकों वाले भिन्नों में बदल लेना लाभप्रद होता है, क्योंकि यह एक सरल रूप है। अंश में ऋणात्मक घातांक वाली कोई संख्या हर में धनात्मक घातांक वाली उसी संख्या की समतुल्य होती है। जैसे कि 2 का घात 4 बराबर क्या हो जाता है, 2 का घात 4/1 बराबर 1/2 का घात 4 हो जाता है, जैसे हम पिछले नियम में पढ़े हुए थे। हर में ऋणात्मक घातांक वाली कोई संख्या
अंश में धनात्मक घातांक वाली उसी संख्या के समतुल्य होती है। जैसे 1/3 का घात ऋण 7 बराबर 3 का घात 7 बटा 1 बराबर 3 का घात 7। अतः हम कह सकते हैं कि 2 का घात ऋण 4 को अंश से हर में ले जाया जाता है ना। देखो, जहाँ इसे 2 का घात 4 लिखा जाता है और जो हर में 3 का घात ऋण 7 था उसे अंश में ले जाया जाता है, और अंश में जाने के बाद जो ऋणात्मक घात होता है वह धनात्मक हो जाता है। आइए आगे हौन जानेंगे हम। यदि p बटा q कोई परिमेय संख्या हो तो p बटा q का घात m बराबर p का घात m बटा q का घात m। और यदि a बटे p कोई परिमेय संख्या हो तो a बटा b का घात ऋण m बराबर b बटा a का घात m। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यदि परिमेय संख्या का घात ऋणात्मक हो तब स्थिति कैसी होगी? ध्यान देंगे, यहाँ पर 5/4 का घात क्या दिया हुआ है बच्चों? ऋण 2 दिया हुआ है। तब 5 का घात ऋण 2 बटा 4 का घात ऋण 2। अगर ब्रैकेट में किसी का भी घात आ जाता है ब्रैकेट के बाहर, वो अंश और हर दोनों संख्याओं के लिए होता है। अब जैसा कि हमने इसके पहले वाले नियम में पढ़ा था कि अगर किसी का घातांक ऋणात्मक हो तो वह 1 के बटा में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 के बटा में चला गया। ठीक, यहाँ उसके जैसे 5 का घात ऋण 2 है वो 1/5 का घात 2 हो गया, और 4 का घात ऋण 2 है वो 1/4 का घात 2 हो गया, है ना बच्चों। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो 4 का घात 2 है ये वाला ऊपर चला जाता है, यहाँ चला गया, है ना। और ये जो 5 का घात 2 है वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, तब क्या होता है? 4 का घात 2 बराबर 5 का घात 2। अब इसको हम कह सकते हैं 4/5 के पूरे का घात 2। ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से जैसे कि 3/7 का घात ऋण 4 दिया हुआ हो तो 3 का घात ऋण 4 बटे 7 का घात ऋण 4, तो 1/3 का घात 4 बटा 1/7 का घात 4, है ना। तब ये 7 का 1/7 का घात 4 है, वो 7 का घात 4 ऊपर आ गया, और जो ऊपर वाले 1/3 का घात 4 था वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1/3 का घात 4, है ना। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 3 का घात 4 दिया हुआ है बटा 1/7 का घात 4। ये क्या है? बटे के रूप में है ना। इसे अगर हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों? 1/3 का घात 4 गुणा, ये क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये एक काम करते हैं, हम इसको भाग के रूप में लिखते हैं बच्चों। 1/7 का घात 4, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 1/3 का घात 4 गुणा 7 का घात 4 बटा 1। तब यहाँ पर ये हो जाएगा मान 7/4 का घात 3 का घात 4। ठीक है बच्चों। तब ये क्या हो जाएगा? 7/3 के पूरे का घात 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये तो हो गया हमारा नियम 8। a का घात m/n, अर्थात किसी भी संख्या का अगर घातांक परिमेय संख्या या भिन्न संख्या हो तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो परिमेय संख्या का जो हर होता है वह वर्गमूल में आ जाता है, अर्थात मूल हो जाता है, और जो अंश वाला हिस्सा होता है ये उसके वर्ग में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं a का घात m/n बराबर n वर्गमूल, मतलब n रूट a का घात m बराबर n रूट, मतलब a का घात, a का जो रूट है n है, और उन पूरे का घात कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। उदाहरण के लिए 125 का घात 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
125 का जो मूल है वो क्या हो गया, 3 हो गया कि 2 हो गया, 3 हो जाता है, और उन सब का घातांक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये 5 का वर्ग आ गया बराबर क्या हो गया, 25 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये 25 कैसे हो गया। इसके कहने का ये मतलब है, अगर किसी का मूल 125 है, ध्यान देंगे 125 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है ये, पूर्ण घन संख्या है। 5 गुणित 5 गुणित 5 है ना। तब इसको हम कह सकते हैं कि 5 का घात 3। यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये जो घातांक है और ये जो मूल है वो कट जाएंगे, तब ये हो जाएगा 5 का घातांक 3, सॉरी सिर्फ 5 बच जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। और जबकि यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है तो वो 5 का वर्ग में आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो गया। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसी में हम। जैसे कि अगर आपके सामने दिया हुआ है 216 और यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, कुछ ऐसी संख्या दिया हुआ है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3 के रूट में चला गया और यहाँ पर हो जाएगा 216, और इन सभी का घातांक क्या हो जाता है बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि जो 216 ये पूर्ण घन संख्या है, और किसका घन है, ये 6 का घन होता है। किसका घन होता है बच्चों, 6 का घन होता है। ये हो जाएगा 6 का घन, और इन सब का हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 3 कट गया, बच गया क्या, बच गया बच्चों 6 का घात 2, बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है बच्चों, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। नियम 8 में जैसे दिया हुआ था कि a का घात m बटा n बराबर n मूल, मतलब a का n मूल और उन सब का घातांक क्या हो जाता है, m हो जाता है। ध्यान देंगे, उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा था, ये देखो 64 दिया हुआ है, इसका घातांक है 2/3 है, अर्थात ये जो 3 है, ध्यान देंगे ये जो 3 है वो 3 नहीं है, वो 2 है वो। ठीक है, अर्थात जो 64 है, ये 64 किसका घन है, ध्यान देंगे ये जो 64 है ये है आपका 4 का घन है। कितने का घन है, 4 का घन है। इन सब का वर्ग हो गया। अब ये क्या होगा, 3 कट गया, अब बच गया 4 का घात 2, बराबर क्या हो गया बच्चों, 16। ठीक है, हम इसकी जगह कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि चलो मान लेते हैं हम 25, इनका घात 1/2 होता है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 25 और ये जो 2 दिख रहा है ना वो सामने आ जाएगा, बराबर। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ये कट गया, ये कट गया, बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 5। आ गया समझ में। चलो, धनात्मक परिमेय घातांक हम जानते हैं कि 2 का घात 3 बराबर 8 होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का घातांक 1/3 बराबर 2। इसी प्रकार 5 का घात 3 बराबर होता है 125, तो हम इसको अपोजिट रूप में लिखते हैं, 125 का घातांक 1/3 बराबर 5 लिख सकते हैं। व्यापक रूप में 100/2 शून्यतर परिमेय संख्या है। शून्यतर का मतलब जो शून्य से बड़ा हो। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए x घात m बराबर y हो तो x बराबर y का घात 1/m भी लिख सकते हैं। ठीक, y का घात 1/m को हम y का रूट m भी लिख सकते हैं। अब y का रूट m है, अर्थात y का मूल m है, को हम y का mवां मूल कहते हैं। जैसे
9 का दूसरा मूल तो वर्गमूल 9 और जो 9 का दूसरा मूल अर्थात 3। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नियम 9, a का घात m बराबर b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का घात 1/m। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड पढ़ा हमने a का घात 3 बराबर 8 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 का घातांक 1/3। तो ठीक उसी तरह से हो जाएगा 2 का घात 3 59 का घातांक 1/3। ठीक, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो घातांक है 2 का घातांक 3 और इसके बाहर का जो घातांक था 1/3 है, तो वो आपस में क्या हो जाता है बच्चों, कट जाते हैं। तो बच गया हमारे पास 2। ठीक है, क्या हम दूसरी उदाहरण ले लें इसकी? जी हाँ, जैसे कि आपका 9 दिया हुआ है ना, मान लो a का घात 2 बराबर 9 दिया है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, a बराबर 9 का घात 1/2, तो a बराबर कितना हो गया, 3 का वर्ग है और इनका घातांक कितना है, 1/2। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये जो घातांक आपस में कट जाएंगे, तो बच्चा आंसर क्या बचेगा, 3। ठीक है, चलिए नियम 10, ध्यान देंगे a का घात m, इसका घातांक n दिया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, a का घातांक m और उसका घातांक n, पहले वो जो घातांक वाला का हल होगा, उसके बाद आधार का हल होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है 3 का घात 2 का घात 3, अर्थात 3 का घातांक 2 का घात 3, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, पहले ये जो घातांक वाले हैं ये आपस में हल हो जाते हैं, उसके बाद इसका हल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे और उदाहरण देख सकते हैं, 3 का घातांक 2 का घातांक 3 का घातांक 2, तो सबसे पहले किसका हल होगा बच्चों, 3 का घातांक 2 का घात 3 का घात 2, अर्थात 3 का घातांक 64 है नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का घातांक 3 का घातांक 2, तो 2 का घातांक 3 गुणा 2, अर्थात 2 का घातांक 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हो गया, और उसका घातांक क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो गया, 64 हो जाता है। चलो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लें कि 5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, उसका घातांक 2 दिया हुआ है ना। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 5 उसके बाद 2 का घातांक 2, पहले किसको हल करेंगे बच्चों, जो घातांक है उसको हल करेंगे हम, अर्थात 5 का घातांक 4 बराबर 5 का 4 बार गुणा करो कितना आता है 25, 25 सम कितना होता है 625। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पूर्णांकों की घात। अब तक हमने प्राकृतिक संख्याओं की घातांकों पर विचार किया, किंतु फातिमा के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि ऋणात्मक संख्याओं के घातांकों से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जी हाँ, ये आपके पाठ्य पुस्तक के जो गणित में दिया हुआ है, वहाँ पर फातिमा नाम की बच्ची थी जिसके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि ऋणात्मक संख्याओं के घातांकों के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो उसने सोचा कि क्यों न धनात्मक के स्थान पर ऋणात्मक संख्या लिखकर उसके किसी भी घात के लिए हल करके देखें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 1 का घात 2 दिया हुआ है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर क्या हो जाता है 1। अर्थात आप लोग को ये तो मालूम होगा कि जो ऋण होता है, इस ऋण का जो गुणा होता है आपस में, तब क्या हो जाता है, ये धन हो जाता है। और जब कि धन गुणा ऋण हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, ऋण होता है। अगर आपके सामने ऋण गुणा ऋण हो, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, तो सबसे पहले हम करेंगे इस ऋण का गुणा करेंगे, कितना होता है धन गुणा आपका ऋण बराबर कितना आ जाता है ऋण। अर्थात अगर ऋण और ऋण का
जब भी गुणा होता है, ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है, अगर उसका घातांक अगर सम संख्या हो तब उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर उसका घातांक विषम संख्या हो तब क्या होगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऋण 1 का घात 3, अर्थात ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। ठीक है बच्चों, अर्थात हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले इसको गुणा करेंगे हम, ऋण 1 गुणा ऋण 1 को क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर इसके बाद इस ऋण 1 का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हमने, तो 1 गुणा ऋण 1 बराबर क्या आता है, ऋण 1 आता है। उसके बाद हम जैसे कि एक ऋण 1 का घात 4 दिया हुआ है, तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 को पहले हल करें, फिर ऋण 1 गुणा ऋण 1 को हल करेंगे। ऋण और ऋण का गुणा 1 होता है, धनात्मक है। फिर इस ऋण 1 को गुणा करते हैं, 1 होता है, और 1 1 का आपका 1। अर्थात अगर कोई सम संख्या है तब उसका मान धनात्मक होगा, और विषम संख्या है तब उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या होगा। आइए देखते हैं। इन्हें देखकर कमली ने कहा, जब ऋण 1 की घात सम संख्या है तब उसका मान 1 होता है, और जब ऋण 1 का घात विषम संख्या है तब उसका मान ऋण 1 है। ध्यान देंगे, इस सूत्र को आप जरूर नोट कर लेंगे। इस प्रकार फातिमा एवं कमली की समझ में यह बात आ गई कि ऋण 1 का घात 25 हो तब क्या मान होगा, ऋण 1 होगा। अगर ऋण 1 का घात 50 हो तब मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ऋण 1 का घात 143 होगा, क्योंकि 143 विषम संख्या है, तब क्या हो जाएगा, ऋण 1 होगा। और ऋण 1 का घात 144 होगा, तब क्या होगा, उसका मान 1 होगा, क्योंकि 144 सम संख्या होता है। अब निम्नांकित पर विचार करें। अगर ये तो ऋण 1 वाली बात हो गई, और हम अगर कोई उसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या पर विचार करें, जैसे कि ऋण 5 का दिया हुआ है। अब ऋण 5 को हम कैसे हल करेंगे, तो हम उसको हल करेंगे ऋण 1 गुणा 5। ठीक इसी तरह से अगर ऋण 5 का घात 4 दिया हुआ हो तो ऋण 1 गुणा 5, उन सब का घातांक 4। हम यहाँ लिख सकते हैं सर, जी हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋण 1 का घातांक 4 गुणा 5 का घात 4। ऋण 1 का घात 4 क्योंकि सम संख्या है तो उसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। और 5 का घात 4, तो 5 का घात 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5, फिर उसका घात 4। जैसे कि हमने इस सूत्र को हमने पहले पढ़ा था, अगर किसी भी का गुणा अगर होता है उसका घातांक हो तो प्रत्येक के घात में चला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पर ऋण 27 का घात 13 दिया हुआ है, ध्यान देंगे, ऋण 1 गुणा 27 का घात 13, अर्थात ऋण 1 का घात 13 और 27 का घात 13। चूँकि ऋण 1 का घात 13 और 13 जो होता है विषम संख्या, तो उसका मान क्या होगा, ऋण 1 होगा। और जबकि 27 घात 13 वो 27 घात 13 ही होगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऋण 1 का जो विषम संख्या होता है ऋण 1 होता है ना, तब उसका जो मान आएगा ऋण 27 का घात 13 हो जाएगा, अर्थात ऋण ऋणात्मक होगा। ठीक, ऋण m का घात 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 16 तो सम संख्या है, तब सम संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका मान किस में आ जाएगा, धनात्मक में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से और भी बड़ी संख्याओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यह चीज़ किस पर निर्भर करता है, जो घातांक जो m दिया हुआ है वह धनात्मक है तो धनात्मक होगा, अगर वो ऋणात्मक विषम संख्या है तो वो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आइए, यहाँ पर दी गई सारणी 10 की कई घातों को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करती है। निम्नांकित या निम्नलिखित पर हम ध्यान देंगे। जी हाँ, धनात्मक पूर्णांकी घातांकों वाली 10 की घातों में 10 का बारंबार गुणा होता है। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांकी घातांकों वाली 10 की घातों में 1/10, जो ऋणात्मक वाली की जो घातांक है उसमें 10 की घातों में 1/10 और 10 का गुणन प्रतिलोम होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था, गुणन प्रतिलोम के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसका बारंबार गुणन होता है। और शून्य घातांकों वाली 10 की घात 1 के बराबर होती है। आइए देखते हैं। 10 का घात 3 अर्थात 1 गुणा 10 का घात 10 गुणा 10 गुणा 10
तब इसका मान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। 10 का घात 2 अर्थात 1 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 100। 10 का घात 1 दिया हुआ है तो 1 गुणा 10 अर्थात 10। और 10 का घात 0 दिया हुआ है तो 1, इसका मान कितना हो जाएगा, सामान्य रूप में 1 हो जाएगा। अब अगर उसका हम नीचे आते हैं, ऋणात्मक संख्या में जाते हैं, जब ऋणात्मक संख्या हो जाएगा उसका घातांक, तब वो किस में चला जाएगा, 1 के बटे में चला जाएगा, है ना। तब 10 का वो गुणन प्रतिलोम में आ जाएगा। वो 10 का घात ऋण 1 दिया हुआ है तो 1 गुणा 1/10 अर्थात उसको सामान्य रूप में क्या लिख सकते हैं, 0.1। ठीक इसी तरह से अगर 10 का घात ऋण 2 दिया हुआ है तो 1 गुणा 1/10 गुणा 1/10 तब लिख सकते हैं 0.01। ठीक यहाँ पर देखते हैं 10 का घात अगर ऋण 3 दिया हुआ है तो हम 1 गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10 तब इसे हम लिख सकते हैं 0.001। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम यहाँ पर विभिन्न नियमों के बारे में जाने और इन पर चर्चा की और इनके कुछ सवालों का हल भी किए हैं। ध्यान देंगे, जैसे कि सूत्र है, अगर 1 का घात m गुणा 1 का घात m दिया हो तो उसका मान कितना होता है, 1 का घात m धन m। ठीक उसी तरह से अगर समान आधार वाली हो और घातांक विभिन्न हो तब उसमें जब भाग दिया जाता हो तब उसमें जो भाजक होता है वो भाज्य वाले घातांक से घट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 1 का घात m और उसका घातांक m, तब वहाँ पर घातांक आपस में गुणा हो जाएंगे। अगर 1 का घातांक 1 है तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 1 का घात 0 है तो 1 हो जाता है। a बटे b का घात m हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का घात m बटे b का घात m। ठीक यहाँ पर देखेंगे 1 का घात ऋण m दिया हुआ हो तब क्या लिखेंगे, वो हर में चला जाता है, ऋणात्मक है तब वो धनात्मक हो जाएगा हर में जाने के बाद। अगर वो धनात्मक है, अगर वो हर में जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर a का घात x बटे y है तब a का y मूल हो जाता है और उन सब का घातांक x हो जाता है। कुछ वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक जो नियम दिए हुए हैं यहाँ पर, 1 का घात m गुणा 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन m। ठीक यहाँ पर 1 का घात m उसका घातांक m तो 1 का घात m गुणा m, 1 का घात m बटे 1 का घात n बराबर 1 का घात m ऋण n, इसमें m n से बड़ा है। ठीक यहाँ पर देखेंगे 1 का घात m इंटू b का घात m, तब यहाँ पर a b का पूरे का घातांक m, 1 का घात 0 हो तो 1 आता है, 1 बटा 1 का घात n दिया हुआ हो तब यहाँ पर अंश में जाने के बाद 1 का घात ऋण n हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं घातांक के कुछ सवाल पर, जानते हैं कि ये सवाल हम किस आधार पर बनाएंगे और ये कौन से नियम पे लागू होता है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसे हम हल करके देखेंगे। सरल करके घातांकी रूप में लिखिए। जी हाँ, पहले क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो 2 का घात 5 गुणा 2 का घात 3 दिया हुआ है। जी हाँ बच्चों, क्या यह सवाल कौन से नियम पर किए? जी हाँ, घातांक के जो नियम फर्स्ट है या पहला नियम है उस पर आधारित है। इस समय जब आधार समान है, चूँकि घातांक भिन्न है या अलग अलग है, तब इस स्थिति में इसके जो घातांक होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, अर्थात आधार समान होगा। क्योंकि आधार समान है तो 2 ही रहेगा, और जबकि उसके घातांक हैं 5 और आपको ये आ जाएगा 3, तो ये 5 और 3 जुड़ जाएंगे, तब 2 का घात कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर आपके सामने p का घात 3 गुणा p का घात 2 दिया है, चूँकि p एक अचर राशि है, चर राशि है, और क्योंकि इसका मान कभी भी बदल सकता है और ये अज्ञात है, तो आइए हम देखते हैं उसी नियम पर आधारित। यहाँ पर p आधार है और दोनों में समान है, क्योंकि जो घातांक है वो अलग अलग है, एक में 3 है और दूसरे में 2 है। तब ऐसी स्थिति में पहले नियम का घातांक जुड़ जाता है, अर्थात p का घात 3 धन 2 बराबर हो जाएगा आपका उत्तर p का घात 5। इसी तरह से हम बाकी और भी सवालों को हल करेंगे।
जी हाँ, इसके नीचे में जो चौथे नंबर का सवाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ए गुणा 1 का घात 3, हाँ ए को ठीक से लिख लेंगे, 1 का घात 3 गुणा 1 का घात 2 गुणा 1 का घात 7। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आधार तो समान है जी, आपको ए लिखना होगा, उसके बाद जो घातांक है उसे क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जी हाँ, अब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ए का घात जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे आपस में, 3 2 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया ए का घात 12। आइए और कुछ सवाल है, जैसे कि ऋणात्मक वाला जो सवाल है, इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 4 का घात 100 दिया हुआ है और ऋण 4 का घात 20 दिया हुआ है। तब ऐसी स्थिति में चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यहाँ पर आधार आपका समान है, तो ये आपको ऋण 4 ही लिखना होगा यहाँ पर। तत्पश्चात जो घातांक है उसे हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उत्तर क्या आएगा बच्चों, ऋण 4 का घात 120। जी हाँ, आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रयास कीजिए 10 की घातों का प्रयोग करते हुए घातांकीय रूप में प्रसारित कीजिए। चलिए इसे हम हल करके देखते हैं। जी हाँ, ये लिखा हुआ 172, इसे हम अगर 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 गुणित 100, ठीक है, धन 7 गुणित 10 धन 2 गुणा 1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम और भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 का घात 2 धन 7 गुणा 10 का घात 1 धन 2 गुणा 1 का घात 0। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम इसको प्रसारित रूप में और भी लिख सकते हैं। आगे वाले सवाल देखते हैं हम। जी हाँ, 5643। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे बच्चों, 5 गुणा 1000, क्योंकि 1000 में है वो, ठीक है, धन 6 गुणा 100 धन 4 गुणा 10 धन 3 गुणा 1। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, 5 गुणा 10 का घात 3 धन 6 गुणा 10 का घात 2 धन 4 गुणा 10 का घात 1 धन 3 गुणा 10 का घात 0। इस तरह से हम इसे प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे और भी सवालों को हम इस तरह से घातांकीय रूप में हम प्रसारित कर सकते हैं। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रयास कीजिए सरल करके उत्तर को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान देंगे ये जो सवाल है वो किस पर आधारित है बच्चों, जी हाँ, ये आपका दिया हुआ है 6 का घात 2 और इन सब का घातांक दिया हुआ है 4। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि जो घातांक हो जाते हैं आपस में गुणा हो जाते हैं, अर्थात 6 का घात 2 गुणा 4। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप घातांक को आप गुणा कर देंगे, 6 का घात कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया उत्तर। अगला प्रश्न में देखेंगे हम, अगर लिखा हुआ हो 7 का घात 50 और इनका घात 2 लिखा हुआ हो, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 7 का घात 50 गुणा 2। ठीक है, अब घातांक को गुणा कर लीजिएगा, 7 का घातांक 50 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका उत्तर। बाकी इसी तरह से और भी सवालों को हल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। प्रयास कीजिए a का घात m गुणा b का घात m बराबर ab का पूरे का घात m का प्रयोग करके अन्य रूप में बदलिए। देखेंगे हम पहले सवाल को। अगर सवाल दिया हुआ है 4 का घात 3 और 2 का घात 3 दिया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है कि घातांक एक समान है और जो उसके आधार हैं वो अलग अलग हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि सब का घातांक 1 कर देंगे हम, 4 गुणा 2 पूरे का घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तब क्या हो जाएगा,
अब ये जो आधार है इसका आपस में गुणा कर दीजिए। आधार को गुणा करने पे कितना, 4 दूने 8। उसके बाद हम घातांक को यूँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 8 का घात 3 हो जाएगा। हम इसको और भी सवाल हल कर सकते हैं। अब 8 का घात 3 हो गया, क्या हम इसको 8 गुणा 8 गुणा 8 कर सकते हैं? 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, और 64 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 512 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपके पास दिया हुआ है 5 का घात 6 गुणा ऋण 2 का घात 6 दिया हुआ है, चूँकि इस प्रश्न में घातांक तो समान है मगर आधार एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? एक कोष्टक में हम दोनों आधारों को कर देते हैं 5 गुणित ऋण 2। अब इन सभी का जो घातांक हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में 5 और ऋण 2 को गुणा करेंगे तो 5 दूने 10, क्या हो जाएगा? 10। चूँकि संख्या एक ऋणात्मक है तो 10 के आगे हम एक ऋण चिन्ह लगाएंगे और इन सब का घातांक क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। अगर हम इस सवाल को हल करेंगे पूरी तरह से तब कितना हो जाएगा बच्चों? चूँकि ऋण 10 का घात 6 है, जब भी कोई ऋणात्मक हो और उसका कोई घात सम संख्या हो तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक है वो हट जाएगा, अर्थात ये आपका 10 हो जाएगा और कितना जीरो लग जाएगा बच्चों? 6 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अर्थात इसे हम पढ़ सकते हैं 10 लाख जी, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आगे वाला सवाल देखेंगे। अगर हाँ दोनों ऋणात्मक हैं तो जाहिर सी बात है घातांक तो समान है और आधार अलग अलग हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा हो जाएगा और घातांक सेम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। सरल करके घातांकी रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, ये दूसरा नियम है, ये तो है ना। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का घात 9 भाग 2 का घात 3, ये जो दूसरा नियम है घातांक के। तब ऐसी स्थिति में जब भाग हो रहा हो तब क्या होगा? 2 का घात, इसका घातांक जो बड़ा नंबर है पहले नंबर से छोटा नंबर घट जाएगा। 2 का घात 9 ऋण 3, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? 2 का घात 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरे सवालों पर। इसी तरह से अगर 7 का घात 13 दिया हुआ हो भाग 7 का घात 10 दिया हुआ हो, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो घातांक हो जाएंगे बड़े नंबर से छोटा नंबर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तब उत्तर क्या होगा हमारा? 7 का घात 3 आ जाएगा और यह रहा हमारा उत्तर। इसी तरह से हम बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पर। प्रयास कीजिए a का घात m भाग b का घात m, अर्थात a बटा b के पूरे का घात m का प्रयोग करके इन जितने भी प्रश्न हैं उसको अन्य रूप में बदलिए। देखेंगे पहला प्रश्न, अगर सामने है आपके 4 का घात 5 भागे 3 का घात 5, यहाँ पर स्थिति ये है बच्चों कि जो आधार है वो अलग अलग है। आधार जो है अलग अलग है मगर जो उसके घातांक है एक समान है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में अब हम कर सकते हैं कि 4 का घात 5 बटे 3 का घात 5 कर सकते हैं हम। जी हाँ, अब इसको हम एक साथ ही देते हैं। 4 बटे 3 पूरे का घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले सवाल के लिए। चलो हम दूसरी स्याही का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से ऋण 2 का घात 3 दिया हुआ हो भाग b का घात 3 दिया हुआ हो, तब ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम इसको बटे के रूप में लिख देते हैं। हम ऋण 2 का घात 3 बटे 6 का घात 3, इसे हम पूरे को कोष्टक में ले आते हैं बच्चों। ऋण 2 बटे 6 पूरे का घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा उत्तर। इसी तरह से हम बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अगले सवाल पे देखते हैं। ये रहा हमारा कक्षा कार्य। जी हाँ, इसे आप चाहे तो अपने घर पे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम यहीं पर इसे हल कर दें तो देखें कि इन
घातांक के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इनमें से हमें ये देखना है कि जो उत्तर दिए हुए हैं ये सही है या गलत है। आइए हम इनका पहचान करते हैं। ध्यान देंगे 2 का घात 3 गुणा 2 का घात 4 दिया हुआ है। जी पहले वाला प्रश्न में देखिए ज़रा, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो पहला नियम है अर्थात जब भी अगर आधार समान हो तो घातांक आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। अर्थात 2 का घात 3 धन 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घात 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो आंसर दिया हुआ है ये सही है। ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं 5 की घात 15 गुणित 5 की घात 5 अर्थात आधार समान है घातांक भिन्न है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो घातांक जुड़ जाएंगे तो 15 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब यह प्रश्न भी सही है। आगे देखते हैं बच्चों तीसरे नंबर के सवाल पे। इस सवाल को देखेंगे 2 का घात 4 गुणा 3 का घात 2। यहाँ पर क्या हो गया है कि अब यहाँ न आधार समान है और न ही घातांक समान है, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर घातांक को जोड़ दिया गया है, जबकि आधार समान नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा होता है ये तो हमें पता लगाना मुश्किल है नहीं। तो जबकि यहाँ पर आंसर दिया है 2 का घात 6 और जबकि ये गलत आंसर है, तब इसे क्या करेंगे बच्चों, गलत कर देंगे। ठीक है। आगे देखेंगे डी नंबर पर देखेंगे 27 का घात 2 बराबर 3 का घात 3 और उन सब का घात 2। आइए देखें इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे बच्चों। चलो यहीं पर हम उसे हल करके देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है 27 का घात 2, 27 को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम 3 का घात 3 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पर 27 का घात क्या है 2 दिया हुआ है, तो क्या इसका घात हम 2 कर देंगे हम? जी हाँ, इसका मतलब ये तो उत्तर हमारा सही आ रहा है, तो हम इसे क्या लगाएंगे, सही। ठीक है बच्चों। चलो आगे हम देखते हैं अगला सवाल के लिए। जी हाँ, यहाँ दिया हुआ है 2 का घात 3 और उन सब का घात 4 दिए हुए हैं, बराबर 2 का घात 4 उनका घात 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या ये सही है? क्या हम इसका जो क्रम है, जो घातांक के क्रम हो, क्या उसको विनिमय कर सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये घातांक के नियमों का ये पालन करता है, ये है ना। तो इसका मतलब ये, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2 का घात 3 उनका घात 4 बराबर कितना होता है, घातांक गुणा हो जाएंगे आपस में, अर्थात 2 का घात कितना हो जाएगा 12। और इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, 2 का घात 4 और 3 है नहीं, तो 4 गुणा 3 बराबर 12, अर्थात दोनों ही स्थिति में क्या आता है आंसर, 2 का घात 12 आता है। अर्थात ये जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही है ये। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सही लिखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम स्लाइड को एंड करेंगे इस पहले के माध्यम से। जी हाँ, यहाँ दिया हुआ आपके सामने स्लाइड में चित्र दिया हुआ है, एक मंदिर में 9 दरवाजे हैं। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, एक मंदिर है जिसमें 9 दरवाजे हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे हम, प्रत्येक दरवाजे में 9 पंडित हैं। ध्यान देंगे, एक मंदिर में 9 दरवाजे और प्रत्येक दरवाजे में 9 पंडित हैं, और प्रत्येक पंडित के 9 बच्चे हैं। प्रत्येक पंडित के कितने बच्चे, 9 बच्चे हैं, और प्रत्येक बच्चे के पास कितने टोकरी हैं, 9 टोकरियां हैं, और प्रत्येक टोकरी में 9 फूल हैं। अब बताइए कि कितने फूल हुए कुल। ध्यान देंगे, हमारे पास जो मंदिर थे, कितने मंदिर थे बच्चों, एक मंदिर था। एक मंदिर में ध्यान देंगे, इसे हम अच्छे से लिख लेंगे। मंदिर कितना है, एक है नहीं। दरवाज़ा कितना है बच्चों, 9 है। ठीक है, और प्रत्येक दरवाजे में कितने पंडित हैं, प्रत्येक दरवाजे में पंडित जो हैं आपका वो 9 है, मतलब प्रत्येक 9 दरवाजे में, है नहीं। 9 दरवाजे में कितना है पंडित, 9, और 9 पंडित हो गए।
और 9 पंडित के कितने बच्चे हो गए? 9 बच्चे, ठीक है। और 9 बच्चे, अब 9 बच्चे किधर देखेंगे, ध्यान देंगे। 9 बच्चे के कितने आपके टोकरी होंगे? 9 टोकरी होंगे। और 9 टोकरी में कितना हो जाएगा आपका? 9 फूल हैं। आइए हम इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। ध्यान देंगे हम। एक दरवाज़ा, ठीक। 9 पंडित हैं। 9 पंडित के कितने बच्चे हैं बच्चों? 9 बच्चे हैं। और 9 बच्चे के, प्रत्येक बच्चे के 9 टोकरियां हैं, ठीक है। 9 दरवाजे हैं, 9 पंडित हैं, 9 बच्चे हैं, ध्यान देंगे। और ये आपका आ गया 9 टोकरी। उसके बाद आपका आ जाता है 9 फूल। हम इन्हें आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना बन जाता है? हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 9 का घात 5। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 9 का घात 5 निकालिए ज़रा, कितना हो जाता है बच्चों? अगर हम देखा जाए 9 का घात 5 हो तो पहले काम करो, ये 2 9 या 27, 9 ने 81, 81 ने 729 और 729 इधर 81 आपका गुणा कर दीजिए बच्चों। इसको आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाता है ये हो गया आपका 9 1 9, है ना। फिर इसके बाद इधर गुणा कर देंगे हम, 1 2 ने 2, 8 निया 72, 72 और 2 हो गया 74, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है आपका, इधर से गुणा करने पर 1 7 7, 8 2 ने 16, 1 7 8 2 ने 16, 16 7 कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। और जबकि इधर से हमने उधार लिया था 72, 7 लिया था, 23 7 कितना हो जाएगा? 30 हो जाता है। और 7 3 और 7 8 56, 56 और 3 कितना हो जाता है? 59। और यह हमारा उत्तर हो जाता है 59,049। अगर आप लोगों को यह स्लाइड पसंद आ गया होगा, घात के नियम, जो भी घातांक के जो भी प्रश्न हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे और भी क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन आए तो आप जो बेल आइकन है उस पर आप प्रेस करेंगे। जी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है गोविंद लोमेश। हाँ, ध्यान रखेंगे, गोविंद लोमेश। ओके, थैंक्स मेरी क्लास सुनने के लिए।